हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को गणित शिक्षा शास्त्र यानी मैथ्स पेडागोजी के 15 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज का हमारा गणित शिक्षा शास्त्र का पहला प्रश्न है, संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। यानी इन चारों ऑप्शन में से क्या गलत है वो बताना है। नंबर 1, यह एक वैज्ञानिक विधि है। हाँ भाई, ये वैज्ञानिक विधि है। यह रटने की विधि है। हाँ, संश्लेषण विधि रटने की विधि है। विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है और इसमें समय और शक्ति दोनों कम लगते हैं। भाई, समय और शक्ति दोनों कम लगते हैं, ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन जो तीसरा है वो गलत होगा। सब जो विश्लेषण विधि से पहले प्रयुक्त नहीं होती संश्लेषण विधि, हमेशा विश्लेषण विधि के बाद ही संश्लेषण विधि का प्रयोग होता है। इसलिए हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो संश्लेषण विधि है वो हमेशा विश्लेषण के बाद प्रयोग होगी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क प्रधान विधि है। नंबर 1, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, व्याख्यान विधि या खोज विधि। देखो, तर्क प्रधान बोल रहा है तो तर्क प्रधान में आएगी विश्लेषण विधि। जो विश्लेषण विधि है वो हमारी तर्क प्रधान विधि मानी जाती है। अगला है हमारा, बालकों को कम से कम बताना चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सिद्धांत लागू होता है। भाई, किस नियम में बच्चों को ज़्यादा सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है और स्वयं करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, आगमन विधि या प्रोजेक्ट विधि। तो जो ह्यूरिस्टिक विधि है इसमें बच्चों को स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये सिद्धांत ह्यूरिस्ट विधि पर लागू होता है। अगला है हमारा, वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है। यानी वैज्ञानिक विधि पर कौन सी विधि आधारित है। योजना विधि, निगमन विधि, अधिक अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे या उपयुक्त सभी। तो जो हमारी वैज्ञानिक विधि है वो प्रयुक्त होगी सभी पर, उपयुक्त सभी। योजना विधि भी वैज्ञानिक विधि पर आधारित है, निगमन भी, और अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे वो भी आधारित रहता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है। कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है वो बताना है। क्रियाशीलता, वास्तविकता, मूल्यांकन या उपयोगिता। देखो भाई, जो प्रयोजना विधि होती है उसमें क्रियाशीलता भी होती है, वास्तविकता भी होती है और उपयोगिता भी होती है, लेकिन उसमें मूल्यांकन नहीं होता। ये जो प्रयोजना विधि का सिद्धांत कौन सा नहीं है, मूल्यांकन। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है हमारा, गणित विषय में छात्र की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका होगा। कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना, खेल विधि से शिक्षण, विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदना या समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देना। अगर आप कितने भी कालांश दे दो बच्चों को, गणित कितना भी पढ़ा लो स्कूल में, लेकिन अगर आपकी विधि ठीक नहीं है, आपका पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। कमज़ोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था। अगर आप कमज़ोर बच्चों की अतिरिक्त कक्षा लगाओगे इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है ज़्यादा। तो 10-12 बच्चों में से एक या दो बच्चा ही मतलब थोड़ा बहुत कर पाएगा, लेकिन सभी नहीं कर पाएंगे, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छी विधि है खेल विधि। अगर आप खेल विधि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चा 110% हल कर लेगा किसी भी सवाल को और बहुत अच्छे से समझ जाएगा खेल विधि के माध्यम से। अधिकतर जो नर्सरी कक्षाएँ होती है और जो प्राइमरी कक्षाएँ होती हैं उसमें खेल विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जिस विधि से पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं वह है। अब आपको पता ही होगा किस विधि में पहले उदाहरण बताए जाते हैं और बाद में नियम बताए जाते हैं।
आगमन विधि, निगमन विधि, समस्या समाधान विधि या ह्यूरिस्टिक विधि। तो जो आगमन विधि है उसमें पहले बहुत सारे उदाहरण बताए जाते हैं बच्चों को और बाद में नियम बताते हैं। और निगमन विधि में पहले नियम बताते हैं और फिर उदाहरण देते हैं या प्रश्न हल करवाते हैं। अब अगला है हमारा उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती है। कैसे, किसमें त्रुटियां रहेगी भाई प्राथमिक स्तर पर? एक नियम से, दशमलव भिन्न से, मूलभूत क्रियाओं से या उपयुक्त सभी से। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा मूलभूत क्रियाओं से। जो जितनी भी त्रुटियां होती है, अधिकांश त्रुटियां वो मूलभूत क्रियाओं में ही त्रुटियां होगी। अगला है हमारा दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। दैनिक पाठ योजना में क्या सम्मिलित होगा? विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्माण या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। कैसे भाई? क्योंकि हम जब भी दैनिक पाठ योजना बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं डेली का, तो उसमें विषय वस्तु का भी चयन करते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, शिक्षण उद्देश्य का भी चयन करते हैं कि हमारा शिक्षण उद्देश्य क्या होगा, शिक्षण विधि का भी प्रयोग करते हैं कि हम इस अध्याय में किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो ये तीनों जो हैं ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं, ये सम्मिलित होते हैं दैनिक पाठ योजना में। अगला प्रश्न है हमारा रेखागणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्य उद्देश्य होता है। यानी रेखागणित आकृतियों के शिक्षण में सबसे पहला सर्वप्रथम उद्देश्य क्या होगा? कौशलात्मक, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक या अनुप्रयोगात्मक। तो इसका सही आंसर होगा कौशलात्मक। क्योंकि भाई बच्चों को अगर रेखागणित सिखा रहे हैं तो बच्चों को आकृति आनी चाहिए, उससे क्रियाएं हैं उससे वो अच्छे से आकृति बना पाए। रेखागणित अच्छे से जो भी आकृति बनानी, उसको वृत्त बनाना है, आयत बनाना है, त्रिभुज बनाना है, वो अच्छे से कर पाए। तो सबसे पहले उसका कौशलात्मक। अगला प्रश्न है हमारा वह विधि जो देखो सुनो समझो पर आधारित है कौन सी है? ध्यान से पढ़ो प्रश्न को। वह विधि जो देखो सुनो और समझो पर आधारित है, प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, विश्लेषणात्मक विधि या संश्लेषणात्मक विधि। तो संश्लेषण विश्लेषण तो होगा ही नहीं देखो सुनो समझो में। और प्रयोगशाला में भाई हम करते हैं, है ना, तो हमें यहाँ पे करना दिया नहीं है ना, करते हैं फिर देखते हैं और समझाते हैं कि हमने क्या किया, कैसे किया, है ना। तो ये प्रयोगशाला विधि भी नहीं होगी। तो इसका सही आंसर होगा प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में क्या करता है? जो प्रदर्शन करता है वो समझाता है। तो जो प्रदर्शन देखने आया तो उसमें क्या होगा? वो देखेंगे, उस प्रदर्शनकर्ता को सुनेंगे और जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है, जो लेके आए हैं प्रदर्शन करने के लिए, उसको समझेंगे कि किस प्रकार बना है। तो इसका सही आंसर भी होगा प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है हमारा क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों का श्रेय किसे जाता है? यानी क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों का श्रेय किसे जाता है? मसिया, क्रैथवाल, सिम्पसन या ब्लूम को। तो इसका सही आंसर होगा सिम्पसन। सिम्पसन जी ने क्रियात्मक पक्ष के जो शिक्षण उद्देश्य है उसे दिया था। अगला प्रश्न है हमारा ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसमें सबसे अधिक योगदान किसने दिया था? क्रैथवॉल ने, ब्लूम ने, स्किनर ने या सिम्पसन ने। तो इसका सही आंसर होगा ब्लूम जी ने। ब्लूम जी ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान दिया है। ये बात भी आप याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा गणित शिक्षण में पाठ्यपुस्तक का उपयोग निम्नलिखित कारण से किया जाता है। अब गणित शिक्षण में पाठ्यपुस्तक का उपयोग किन किन कारणों से किया जाएगा? प्रायोगिक कार्यों हेतु, प्रस्तावना हेतु, उदाहरण एवं चित्र हेतु या उपयुक्त सभी। तो देखो भाई, प्रायोगिक कार्य के लिए भी हम किताब का उपयोग करेंगे, प्रस्तावना के लिए भी हम किताब का उपयोग करेंगे, उदाहरण चित्र देखने के लिए भी हम किताब का उपयोग करेंगे, पुस्तक का उपयोग करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त
सभी, क्योंकि गणित विषय ऐसा है जिसमें किताब के बिना तो संभव ही नहीं है। उसमें हमें प्रश्न देखने पड़ेगी, उदाहरण देखने पड़ेगी, क्या समझाना है वो देखना पड़ेगा, है ना। बिना चित्र और उसके माध्यम से तो वो होगा ही नहीं, गणित शिक्षण पूर्ण नहीं होगा। तो अगला है हमारा प्रश्न, अगला प्रश्न है, ब्लूम, कैथवाल तथा मसिया ने मिलकर किस शिक्षण उद्देश्यों पर सर्वाधिक कार्य किया? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक या चरित्रात्मक? तो इसका सही आंसर होगा भावात्मक, है ना। भावात्मक उद्देश्यों पर शिक्षण उद्देश्यों पर सर्वाधिक कार्य किया था ब्लूम, कैथवाल और मसिया ने। मुझे आशा है कि आप लोगों को आज के 15 प्रश्न गणित शिक्षा शास्त्र के बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें और साथ में लाइक और शेयर भी कर दें। थैंक यू मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।